नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा के स्पीकर के आज होने वाले हैं ऐतिहासिक चुनाव। बताएंगे इसे लेकर विपक्ष ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है और राहुल गांधी को विपक्ष ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। दोस्तों बताएंगे कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह के सहारे विपक्ष को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने अपने तरीके से उड़ा दी है बीजेपी की नींद। दोस्तों और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करवा कर मानेंगे? दोस्तों बताएंगे उनके बयान को लेकर भाजपा के लोग नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में बाल बाल बचे ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बीजेपी के नेता के खिलाफ कई सारे धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला एकदम सही लिया है और आज चुनाव में तय हो जाएगा कि कौन बीजेपी के साथ में है, कौन बीजेपी का विरोध में खड़ा है। दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर चल रही जबरदस्त चर्चाओं के बीच में विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो स्पीकर के चुनाव में मैदान में उतरा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम बिरला के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। दोस्तों के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया, जो स्पीकर पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं। भारत में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब स्पीकर के पद को लेकर वोट डाले जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए सारे सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। दोस्तों और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स ने बैठक की है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। सुप्रिया सुले से लेकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेता मौजूद रहे। दोस्तों और इसी के साथ में हनुमान बेनीवाल जैसे कई सारे और कांग्रेस पार्टी के साथी भी मौजूद रहे, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। दोस्तों आज होने वाले स्पीकर पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है कि आज वो वोटिंग के दिन मौजूद रहेंगे और बीजेपी को बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और इसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में एक और सबसे बड़ा निर्णय लिया गया। इस बैठक में राहुल गांधी को लीडर ऑफ ओपोजिशन तय कर दिया गया है। दोस्तों यानी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश करेंगे और कड़े सवाल पूछेंगे, जिसका एक एक जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और कैबिनेट मंत्री के रैंक का पद होता है लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद। दोस्तों और सीबीआई से लेकर कई सारे और बड़े एजेंसियों की डायरेक्टर और अन्य नियुक्तियों में लीडर ऑफ ओपोजिशन का सीधा हाथ होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ और अमित शाह के साथ राहुल गांधी बैठेंगे और ये तय करेंगे कि सीबीआई का अगला डायरेक्टर क्या होगा। और यह पूरी तरीके से तय है कि राहुल गांधी की मौजूदगी के कारण एक एक सिलेक्शन को लेकर जबरदस्त दबाव बीजेपी पर रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों फ्लोर टेस्ट बीजेपी को करवाना है, स्पीकर का चुनाव जीतना है और राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करनी है। राहुल गांधी नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे। दोस्तों लीडर ऑपोजिशन होने के कारण उनको उचित समय मिलेगा सवाल पूछने का और पूरी संसद के कार्यक्रम में राहुल गांधी का बड़ा योगदान रहेगा। अगर संसद चलेगी तो राहुल गांधी की मर्जी से चलेगी, क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन के पद पर रहेंगे। दोस्तों अगर राहुल गांधी कहेंगे तभी संसद सही से चल पाएगी। और देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी ने जो सीधी जिम्मेदारी ली है और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, ये किस तरीके से निकलकर सामने आएगा। दोस्तों और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी दबाव बनाएंगे। क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही निर्णय लिया है लीडर ऑपोजिशन बनकर सीधी लड़ाई लड़ने का? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और जैसे ही स्पीकर पद के चुनाव को लेकर राहुल गांधी से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कल राजनाथ सिंह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था, कहा था कि हम आपसे स्पीकर पद के चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार के समर्थन की अपील करते हैं, हम स्पीकर का समर्थन करने को तैयार है। राहुल गांधी ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, पर संसदीय परंपरा के अनुसार उपसभापति का पद यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, जैसा कि यूपीए सरकार में भी कई बार हो चुका है और एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ऐसा हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दोबारा फोन करेंगे, लेकिन उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई फोन नहीं आया है। राहुल गांधी ने कह दिया कि नीयत साफ नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। यानी दोस्तों सरकार का काम होता है सदन को चलने देने का और चलाए रखने के लिए हर संभव प्रयास सरकार को करने का काम होता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग विपक्ष का सहयोग नहीं चाहते और एक तरीके से विपक्ष को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी विपक्ष ने कोई स्पीकर का पद तो मांगा नहीं है, डिप्टी स्पीकर का, उपसभापति का पद मांगा जा रहा है। और भारत के संसदीय इतिहास में हमेशा ऐसा रहा है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उपसभापति का पद हमेशा विपक्ष को दिया जाता रहा है, चाहे यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की एनडीए हो, हर बार ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, नरेंद्र मोदी 2 बैसाखी के सारे सरकार चलाने को मजबूर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घमंड कम नहीं हो रहा। दोस्तों साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मंगलवार को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने भी यही कहा है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी मामले को और आगे लेकर जाएगी, लेकिन अभी राहत मिलता नजर नहीं आ रहा। साथ दोस्तों संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जिस तरीके की नारेबाजी की गई है, इसे लेकर कई सारी डिटेल सामने आ रही है। राहुल गांधी ने जब शपथ लिया तो इसके बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने जो नारे लगाए उसमें जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया। साथ बरेली से भारतीय जनता पार्टी के एमपी छत्रपाल गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और गाजियाबाद एमपी भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग ने डॉक्टर हेड गवार जिंदाबाद यानी आरएसएस के संस्थापक के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने जय श्री राम के नारे लगाए। नगीना से एमपी चंद्रशेखर आजाद ने जय भीम जय भारत के नारे लगाए। तो इस तरीके से अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग तरीके के नारे लगाए गए हैं दोस्तों, लेकिन कई सारे कंट्रोवर्शियल नारों के कारण कई नेता सुर्खियों में बने पड़े हैं। साथ साथ दोस्तों 7 एमपी है जिसमें कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी और 3 टीएमसी के एमपी हैं जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिया है। और अगर आज स्पीकर के पद पर चुनाव होने वाले हैं और इन नेताओं ने अभी तक शपथ नहीं लिया है तो शायद ये वोट नहीं डाल पाएंगे। और इंडिपेंडेंट एमपी है इंजीनियर रशीद और अमृतपाल, दोनों के दोनों जेल में बंद है, तो इनका भी शपथ नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर 11 ऐसे लोग हैं जिनका शपथ अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी का युवा मोर्चा भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट पर 27 तारीख को जाएंगे, बीजेपी सरकार का जोरदार विरोध करेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नीट स्कैम और यूजीसी नेट के परीक्षा को लेकर लीक होने को लेकर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों ने कहा है कि वो पूरी तरीके से नीट परीक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। 27 तारीख यानी कल जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। इंडियन यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में अपने आप को पत्रकार बताने वाले अमन चोपड़ा बोले, कहा राहुल गांधी ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी का कॉल बैक नहीं आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी 3 बार खड़गे जी से बात हो गई है। वैसे राहुल गांधी किस हैसियत से अध्यक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, वो एक सांसद और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, खड़गे जी को जवाब देना चाहिए। इस पर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की नेत्री बोली, कहा नेता की हैसियत तो जनता जनार्दन तय करती है। 1.5 लाख वोट से जीते 1/3 प्रधानमंत्री की हैसियत की छटाई भी जनता जनार्दन ने ही की है। और पगार आपको चाहे जहां से मिलती हो, आपकी हैसियत नापने का काम भी जनता कर चुकी है। यानी अपने आप को पत्रकार बताकर उल जुलूल बातें फैला रहे हैं और एक तरीके से विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेत्री की ओर से और पार्टी प्रवक्ता की ओर से उसी शब्दों में, करारे शब्दों में जवाब दिया गया है। साथ साथ दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जबरदस्त तैयारियां चल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार 4 दिनों तक झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर जबरदस्त बिजी है दोस्तों। जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस स्ट्रेटजी मीटिंग के दौरान झारखंड के सारे नेता मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड के नेताओं की बैठक खत्म हुई है। इसके बाद खड़गे और राहुल गांधी 25 जून को महाराष्ट्र के लिए बैठक लेते नजर आए। 26 जून को आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। 27 तारीख को कल जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है दोस्तों। अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजियां बनाई जा रही है। आपको बता दें कि कार्यकाल 4 जून 2025 को खत्म होने वाला है झारखंड का। अक्टूबर 2024 में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी के साथ में पिछली बार झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 29 सीटें जीती थी, आरजेडी को 1, कांग्रेस पार्टी को 17, सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली थी, एनडीए में बीजेपी को 26 सीटें, एनसीपी को 1, आजसू को 3 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली थी। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो अक्टूबर 2024 में यहां पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान आंकड़े के अनुसार शिंदे और बीजेपी गुट के पास 162 के आसपास आंकड़े हैं और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के पास 125 के आसपास आंकड़े हैं। फडणवीस खेमे में 106 विधायक है, शिंदे गुट के पास 49 विधायक है। महाविकास अघाड़ी की मौजूदगी भी अच्छी खासी है। हरियाणा में भी अक्टूबर के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं दोस्तों। बीजेपी के पास 41, जननायक जनता पार्टी के पास 10, कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायकों का समर्थन है। और आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के लिए आगे बढ़ने वाली है। इन सभी राज्यों को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। जम्मू कश्मीर भी कई दिनों से विधानसभा के चुनावों का इंतजार कर रहा है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्द करवाए जाएंगे और लगातार चुनाव आयोग की ओर से बार बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इन राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विधायक है प्रियंका मीणा, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों। बीजेपी हाईकमान ने नाराजगी जाहिर की और इसके बाद अब गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने पिछले कुछ दिनों पहले दावा किया था कि अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद अभी एक और नया मामला एक अलग तरीके का सामने आया है, जिसमें अधिकारी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ लगे हैं दोस्तों। और कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ साथ नीलेश लनखे जो एनसीपी शरद पवार गुट के एमपी चुनकर आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो उनका दुर्विरोधी था बीजेपी उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल, वो दावा कर रहे थे कि नीलेश इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, अगर वो इंग्लिश बोलकर दिखाए तो उनको मान जाए। हालांकि दोस्तों अब उन्होंने तगड़ा झटका दिया है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने चुनाव में 28,000 के आसपास वोटों से चुनाव में शिकस्त दी और इसके बाद जब वो संसद पहुंचे तो उन्होंने मराठी या हिंदी में शपथ नहीं लिया बल्कि इंग्लिश में शपथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को बड़ा मैसेज भेज दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों जिन्हें बीजेपी के लोग ट्रोल कर रहे थे, बता रहे थे कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उन्होंने जीत के बाद अब एक बड़ा मैसेज भेजकर भारतीय जनता पार्टी के
उन नेताओं के अहंकार को पूरी तरीके से हिला दिया। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही किया है उन्होंने और दूर तक मैसेज भेजा है और यही किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, 4 उनके सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम बिरला को स्पीकर पद पर समर्थन करने का ऐलान किया है। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश को एक्टिव हो जाना चाहिए और वाईएसआरसीपी जैसे जैसे बीजेपी को सपोर्ट करेगी और जैसे जैसे वाईएसआरसीपी और बीजेपी एक दूसरे के करीब आएगी, वैसे वैसे टीडीपी पार्टी के पास मौका रहेगा एनडीए गठबंधन की सरकार गिराकर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के पद से हटाकर विपक्ष के नेताओं को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। कुल मिलाकर दोस्तों वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी को साथ में रखना पड़ेगा। अगर बीजेपी वाईएसआरसीपी के साथ ज्यादा करीबी रिश्तों के साथ नजर आएगी तो कहीं ना कहीं टीडीपी भी अपनी तरीके से जवाब देने को तैयार नजर आएगी। कुल मिलाकर वाईएसआरसीपी बुरी तरीके से फंस गई है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देहात कांग्रेस कोटा द्वारा सोमवार को कोटा में विशाल प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। पुलिस व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग्स को हटाकर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग्स के सामने जमे रहे और नारेबाजी करते रहे। कोटा के न्यायपुरा थाने में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें एक प्रकरण में पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस पार्टी के विधायक को आरोपी बनाया गया, जबकि दूसरे प्रकरण में पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रहलाद गुंजल और देहात के अध्यक्ष भानु प्रताप व कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। हिंडोली के विधायक अशोक चांदना ने कार्यकर्ताओं को भड़काया है, ये गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों साथ साथ आरजेडी भी कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर निकल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीते 15 दिनों में नरेंद्र मोदी के शासन काल के अंदर जो जो दिक्कतें सामने आई थी उसकी लिस्ट बनाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों से सवाल पूछा था, चाहे नीट का मामला हो, अग्निपथ का मामला हो या फिर रेलवे हादसे का मामला हो, तब आरजेडी की ओर से भी एक टेम्पलेट जारी की गई है जिसमें 3 दिन 33 वारदाताओं का जिक्र किया गया है। यानी बताए गए हैं कि कहां कहां पूरे बिहार के अंदर अपराध हुए हैं। 33 खबरों को शेयर किया गया है। दोस्तों शेखपुरा में डबल इंजन सरकार में डबल पावर से लैस अपराधियों ने 8 साल की बच्ची की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। कैमूर के अंदर अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। अपराधियों ने तांडव मचाकर सिविल कोर्ट के स्टाफ को गोली मार दी। इस तरीके से डिटेल में बताया गया है कि कहां कहां पर इस तरीके के मामले सामने आए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग अपने आप को बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उनके शासन काल में न्याय सुनिश्चित किया जाता है और कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी जंगल राज नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मात्र 3 दिनों के अंदर 33 वारदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर करते हुए कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि असली गुंडा राज और असली जंगल राज तो बिहार में अभी चल रहा है। बिहार में सत्ता संरक्षण में बढ़ रहे अपराध पर मुख्यमंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, अपराधी भी चुपचाप हत्याएं करने में मस्त और व्यस्त है। बिहार में गुंडे सरकार चला रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दक्षिण पंथी संगठन के लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं दोस्तों और असदुद्दीन ओवैसी को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की जा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इसके पॉइंट नंबर ई में लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो नागरिक नहीं है देश का या फिर जिसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है तो उसका एमपी चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। और ये मालूम पड़ता है कि वो किसी तरीके से दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों एडहेरेंस टू फॉरेन स्टेट इस तरीके का क्लॉज है, यानी अगर विदेशी देशों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई जाती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी को डिस्क्वालीफाई करने की मांग दक्षिणपंथी संगठन के लोग और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मात्र फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देने मात्र से किसी सांसद की विधायकी चली जाएगी, जैसा कि बीजेपी के लोगों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों शशि थरूर, शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी और नूरुल इस्लाम के साथ साथ अफजाल अंसारी और राशिद इंजीनियर और अमृतपाल जो इंडिपेंडेंट है, इन्होंने अब तक शपथ नहीं लिया है, इनको जल्द शपथ लेना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने सांसद बनने के साथ ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद भवन से हटाए जाने को लेकर आहत महसूस कर रहा हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी से प्रतिमा को पुनः अपने स्थान पर लगाने की मांग करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कमेंट किया है दोस्तों। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद के साथ भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, इसी के संकेत इससे मिल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों लोकसभा स्पीकर तय करने के लिए देश में पहली बार संसदीय इतिहास में चुनाव होने जा रहा है। 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के कार्यकाल में लोकसभा के उपसभापति का पद विपक्ष को दे दिया गया था। बीजेपी के सहयोगी दल अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अटवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। बीजेपी के कुरिया मुंडा को 2009 में कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार होने के बावजूद यह पद दे दिया था दोस्तों। यानी विपक्ष का कॉपरेशन अगर चाहिए तो पूरी तरीके से विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी से अगर विपक्ष इस बार डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है विपक्ष के लिए। और अगर विपक्ष को सरकार ये दे पाएगी डिप्टी स्पीकर का पद तो पूरी तरीके से सदन आराम से चलता रहेगा, वरना फिर
फिर स्पीकर के पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कन्वेंशन का सपोर्ट होना चाहिए और जिसके पास मेजोरिटी नहीं है उसको दूसरे व्यक्ति को स्पीकर बनने की इजाजत देनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन के जिला अध्यक्षों व पदाधिकारियों से देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ ब्लॉक में सभी पदाधिकारियों के साथ पूरे तालमेल से आपसी समन्वय से चुनावी मैदान में डटने को कहा है। उपचुनाव की सारी सीटें जीतने की अपील की गई है। साथ दोस्तों, आरजेडी ने रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद सदस्यता खत्म होने की वजह से हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी होंगे। जेडीयू द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के समय सीटों के बंटवारे के दौरान बीजेपी के बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि विधान परिषद की रिक्त पड़ी सीट रालोम को दी जाएगी, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दिया जाएगा। साथ साथ भारतीय दिग्गज फुटबॉलर और सिक्किम की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश करने वाले बाईचुंग भूटिया ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ऐसा एहसास हो गया है कि चुनावी राजनीति करने के लिए वो नहीं है। 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से चुनावी राजनीति छोड़ रहा हूं। हाल ही के सिक्किम विधानसभा चुनाव में उन्हें 10 साल में छठी बार हार का सामना करना पड़ा। हालिया विधानसभा चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर बारफुंग विधानसभा सीट से मैदान में थे। हालांकि उन्हें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रिक्सल दोरजी भूटिया ने 4300 वोटों के अंतर से चुनाव में हरा दिया। दोस्तों, चुनाव में उन्होंने 4012 वोट प्राप्त किए, जबकि उनके साथी वाले उम्मीदवार को 8300 के आसपास वोट मिले। कुल मिलाकर बाईचुंग भूटिया राजनीति में उस लेवल की चीजें नहीं कर पाए जो उन्होंने फुटबॉल में करके दिखाई है। 700-200 साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले, इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में हार के बाद राजनीतिक दल कभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी प्रशासन से मिलीभगत के आरोप लगाते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार ने चुनाव आयोग से इस बार अनोखी मांग कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो न्यूज आर्टिकल छापा गया है इसमें बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, विपक्षी आलोचना की जा रही है, लेकिन अगर महाराष्ट्र के अंदर शरद चंद्र पवार की पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग को मिलते जुलते चुनाव चिन्ह हटवाने चाहिए, तो इसमें गलती क्या है? दरअसल दोस्तों, कई सारे ऐसे चुनाव चिन्ह होते हैं जो एनसीपी के नए चुनाव चिन्ह से मैच कर रहे हैं और जिसके कारण उनको फायदा मिल जा रहा है। इन्हीं सभी बातों पर संज्ञान लेते हुए पूरे चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को इसका नुकसान हुआ था, यानी चुनाव चिन्ह एक जैसे मिलने जुलते के कारण 50,000 के आसपास वोट उनके खाते से किसी और को मिल गए थे, निर्दलीय को मिल गए थे। साथ साथ दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन का 5वां दिन खत्म हो गया। आतिशी की सोमवार मंगलवार की देर रात को तबियत बिगड़ गई। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें तड़के करीब 3 बजे एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे। मंगलवार सुबह संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है, उनका ब्लड शुगर 36 पर पहुंच गया है, जो मंगलवार में लगभग 43 के आसपास हुआ करता था। दोस्तों, साथ साथ अखिलेश यादव ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद तस्वीर शेयर की है। इसमें अखिलेश यादव ने अपने हाथ में नीले रंग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले रखा था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नई शपथ संग नया पथ, पीडीए मंजिल पीडीए ही सफर है, यानी आने वाले दिनों के अंदर पीडीए के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति होगी। अखिलेश यादव की ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। दोस्तों, साथ साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, लेकिन भारी भरकम टेंट गिर गया। हादसे के दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जान बचाई है। दोस्तों, पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन लोकल अथॉरिटी को करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बेरोजगारी और गरीबी को दूर नहीं कर पाई और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी महाराष्ट्र के अंदर वैसे ही 40% कमीशन करने वालों पर रोक लगाई जाएगी। महाराष्ट्र में 70% कमीशन वाली भ्रष्टाचार को भी रोका जाएगा। राहुल गांधी ने आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना की बात देश के समक्ष रखी है। इन विषयों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से जानकारी देते हुए सीधा निशाना साधा गया है। दोस्तों, साथ नीट मामले को लेकर राज्यसभा में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है। न्यू यूनियन ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने रोकते हुए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन सबको अपने साथ डिंडवाना थाने लेकर गई है। इसका कांग्रेस पार्टी यूथ अध्यक्ष ने जोरदार विरोध भी किया है। साथ साथ दोस्तों, सीएम सुक्खू के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। विधानसभा के स्पीकर जयराम ठाकुर काफी ज्यादा नाराज कांग्रेस पार्टी से नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा के स्पीकर पूरी तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबाव में काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ की कठपुतली बताते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष बेहद योग्य व्यक्ति के धनी है, व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन इसके बावजूद अपनी योग्यता को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का गुणगान गा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, लोग संसद में स्मृति ईरानी के आने का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने तंज कसते हुए कहा कि अमेठी का नाम आ गया, लेकिन शपथ लेने के लिए स्मृति ईरानी क्यों नहीं आए। लोगों को टेंशन हो गई। इसके बाद लोगों ने देखा अच्छे यहाँ से तो केएल शर्मा यानी किशोरी
लाल शर्मा चुनाव जीत गए हैं, जिन्होंने बुरी तरीके से स्मृति ईरानी को शिकस्त दी थी। कुल मिलाकर दोस्तों लोग स्मृति ईरानी को उसी के भाषा में जवाब देकर पूरी तरीके से ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर बताएं, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा के अमेठी से चुने जाने के बाद स्मृति ईरानी का करियर लगभग खत्म हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर रखा था, उनको हिरासत में ले रखा था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी दी जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी केवल हिरासत में थे, लेकिन ये गिरफ्तारी का मामला काफी बड़ा है। देखते हैं इंडिया गठबंधन के लोग आज के इस मुद्दे को बड़ा बनाने वाले हैं दोस्तों। क्या सदन के अंदर इस पूरे मुद्दे पर एकजुटता के साथ मोर्चा खोला जाएगा? जो भी अपडेट आते रहेंगे आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।